हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन कमीशन, यानी कि शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम कोठारी के नाम पर ही पड़ा है। 1964-66 में ये आयोग आया था। तो आज इसके पार्ट 2 के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 1 हम देख चुके हैं। Secondary education should be increasingly and largely vocationalized, and in higher education a greater emphasis should be placed on agricultural and technical education. एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। अब हम देखेंगे आयोग के जांच के विषय, कौन कौन से आयोग के जांच के विषय रहे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन। 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की जांच के विषयों को अग्रांकित शब्दों में लेखबद्ध किया गया। देखिए क्या लेखबद्ध किया गया है। आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा या कानून की शिक्षा समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जांच कर सकता है जो व्यापक जांच की दृष्टि से आवश्यक हैं। The Commission will advise the Government of India on the national pattern of education, on general principles and policies for the development of education at all stages and in all its aspects. It need not, however, examine the problems of medical or legal education, but such aspects of these problems as are necessary for its comprehensive inquiry may be looked into. Resolution of the Government of India setting up Education Commission dated the 14th of July 1964। शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च सन 1966 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, किंतु कुछ कठिनाइयों के कारण उसने अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि से लगभग 3 माह पश्चात अर्थात 29 जून सन 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री M.C. छागला, यहाँ पर देख रहे हैं श्री M.C. छागला के समक्ष प्रस्तुत किया। लगभग 700 प्रश्नों का ये प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आयोग के सुझाव व सिफारिशें अब हम देखेंगे। सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला अंग हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है शिक्षा की संरचना एवं स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स। अध्यापक की स्थिति, टीचर स्टेटस, अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, छात्र संख्या एवं जनबल, एनरोलमेंट एंड मैनपावर, शिक्षा या कहें शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालय पाठ्यक्रम, स्कूल करिकुलम, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन एवं मूल्यांकन, टीचिंग मेथड्स, गाइडेंस एंड इवेल्यूएशन, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन, वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, विज्ञान की शिक्षा, साइंस एजुकेशन, कृषि की शिक्षा, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा, वोकेशनल, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन,
इन सभी अंगों के संबंध में आयोग ने जिन विचारों, सुझावों एवं सिफारिशों को अपने प्रतिवेदन में अंकित किया, उनका वर्णन क्रमबद्ध शीर्षकों के अंतर्गत हम प्रस्तुत करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य। तो ये क्या है शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, इस पर हम विचार करेंगे। एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो हम इस विषय में देख रहे हैं। आयोग का मत है कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक सुधार ये है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि इसका व्यक्तित्व यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंध स्थापित हो जाए। इस प्रकार शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट reform needed in education is to transform it, to endeavor to relate it to the life needs and aspirations of the pupil and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realization of द नेशनल गोल्स। एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, ये पेज नंबर 612 पर है। शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने जो पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया वो है, यहाँ हम देख रहे हैं, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता और शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना। तो ये पंचमुखी कार्यक्रम चलाया गया जिसमें ये 5 बिंदु रखे गए। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण। हम इसी क्रम में इनका विवरण भी बताएंगे। अब जो पहला पॉइंट इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम दिया, किसके अंतर्गत दिया, ये फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो पहला पॉइंट लिया है शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य, इसके अंतर्गत ही पंचमुखी जो है कार्यक्रम का विचार प्रकट किया और इसके बिंदु ये थे, इनकी डिटेल ये है। शिक्षा व उत्पादन यानी कि एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो सुझाव दिए उनमें से हम देख रहे हैं विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में सब पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाए। विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि की स्थिति ऐसी है जो कि सामान्य तरीके से ही चल रही है। अगर हम उसमें विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो कृषि उन्नत अवस्था में चली जाएगी। कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस को संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में कृषि एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता जो दूसरा पॉइंट है इसमें, यानी कि सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के विचार से कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार से हैं। सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम होने चाहिए को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। ये भी पंचमुखी कार्यक्रम का दूसरा बिंदु है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। तो इसमें सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के विचार से कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला सुझाव है सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा की यानी कि सोशल एंड नेशनल सर्विस को सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन अध्ययन के विषयों के साथ ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में श्रम एवं सामाजिक शिविरों यानी कि लेबर एंड सोशल सर्विस कैंप्स की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए और इनमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए। मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को 10 वर्ष में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाए रखना चाहिए, किंतु कुछ समय के पश्चात अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं उन क्षेत्रों में इन भाषाओं को यथाशीघ्र प्रशासन की भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रूसी भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य भाषाओं के अध्ययन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। BA एवं MA के स्तरों पर छात्रों की 2 भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएं यानी जो छात्र हैं उनको 2 भाषाओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान के सिद्धांतों एवं लोकतंत्रीय समाजवादी समाज के रूप को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा व प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, एजुकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जो सुझाव दिए हैं वे हैं 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों को 2 उद्देश्यों को सामने रखकर आयोजित किया जाना चाहिए। निरक्षरता का उन्मूलन एवं व्यक्ति की नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता और सामान्य सांस्कृतिक स्तर का उन्नयन किया जाना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए और छात्रों को इन दोनों स्तरों पर कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सभी बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए। सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार एवं दृष्टिकोण का और सहिष्णुता, पहलकदमी, जनहित, समाज सेवा एवं आत्मनिर्भरता एवं आत्मानुशासन के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। अब इसी के साथ देखेंगे शिक्षा व आधुनिकीकरण। ये भी पंचमुखी कार्यक्रम के ही पॉइंट्स चल रहे हैं। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। आयोग ने शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए जो सुझाव दिए हैं वे हैं आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा छात्रों में उचित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का विकास किया जाना चाहिए और छात्रों में स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन की आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को उन्नयन किया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट है पंचमुखी कार्यक्रम का सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। आयोग ने ये विचार प्रकट किया है कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके उनके चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए हैं वे हैं सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के वातावरण को सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से निवर्जित किया जाना चाहिए। इस कार्य का दायित्व सब शिक्षकों एवं अधिकारियों पर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म
कंपैरेटिव रिलीजन नामक विभाग की सृष्टि की जानी चाहिए। इस विभाग द्वारा ये खोज की जानी चाहिए कि इन मूल्यों की प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा की संरचना और स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स। धन्यवाद।